आढ़तियों और बिचौलियों के हाथों में खेल रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को भड़काना शुरू किया। राहुल गांधी को बुलाकर पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकाली, किसान संगठनों को उकसाया, उनकी हर तरह से मदद की और जब आंदोलन तेज हुआ तो उन्हें दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर भेज दिया। कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालकर बैठे किसानों की वजह से कितनों की रोजी रोटी रोजगार खतरे में पड़ा, इसका हिसाब तो अलग है। लेकिन कांग्रेस की इस चुनावी सियासत का नतीजा ये निकला कि पंजाब के खजाने की हालत पतली हो गई, इतनी पतली कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कहना पड़ा कि किसान पंजाब में आंदोलन बंद करें। कैप्टन ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें आंदोलन ही करना है तो पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा में जाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आज भी किसान राज्य में 113 जगहों पर विरोध कर रहे हैं। उनका यह विरोध हमारे विकास को प्रभावित कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं पंजाब के किसानों को बताना चाहता हूं कि ये उनकी जमीन है, यहां उनका चल रहा विरोध प्रदर्शन राज्य के हित में नहीं है। राज्य में विरोध प्रदर्शन करने के बजाय किसानों को केंद्र पर कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। इसके साथ ही नए कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर हमला बोला। कैप्टन ने कहा कि बादल परिवार अब इनके खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन जब बिलों को तैयार किया जा रहा था तो उसमें शिरोमणि अकाली दल की भी सहमति थी। किसान संगठन नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन पंजाब में बहुत प्रभावी है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि किसान आंदोलन के कारण पंजाब सरकार को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ है। कैप्टन ने किसान संगठनों की खिंचाई करते हुए सीधे शब्दों में कह दिया कि पंजाब सरकार के समर्थन के कारण ही वे दिल्ली में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम किसानों को पंजाब में रोक देते तो वे सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाते। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कैप्टन पर पलटवार किया है। उन्होंने कैप्टन के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया है। किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब को व्यापक आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पंजाब में जीएसटी कलेक्शन भी प्रभावित हुआ है। किसान आंदोलन के कारण पंजाब में भी व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ीवाल ने कालीघाट मंदिर में पूजा करने के बाद अपना चुनाव प्रचार शुरू किया तो ममता बनर्जी अचानक भवानीपुर की 16 आना मस्जिद जा पहुंची। ममता बनर्जी मस्जिद पहुंची तो वहां भीड़ जुटनी ही थी। ममता बनर्जी ने वहां लोगों से बातचीत भी की। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के निशाने पर भवानीपुर के मुस्लिम मतदाता हैं। तरीका वही है जिसे ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनावों में आजमाया था। ममता बनर्जी के मस्जिद जाने पर बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने एक ट्वीट में कहा, अगर आपको लगता है कि भवानीपुर में कोई प्रतियोगिता नहीं है और ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर निश्चिंत हैं तो इसे भूल जाइए। ममता बनर्जी को पसीना आ रहा है। 16 आना मस्जिद का ये दौरा अचानक नहीं है, बल्कि वार्ड 77 से वोट मांगने के लिए एक योजनाबद्ध यात्रा है। मतलब ये कि ममता बनर्जी को भवानीपुर के वार्ड 77 का वोट थोक के भाव में चाहिए। ममता बनर्जी की मुश्किल ये है कि भवानीपुर में वे खुद को बंगाल की बेटी और प्रियंका टिबड़ीवाल को बाहरी नहीं बता सकती, क्योंकि प्रियंका टिबड़ीवाल भवानीपुर की ही हैं और ममता बनर्जी बाहरी हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने ये मुस्लिम कार्ड खेला। भवानीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिबड़ीवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम ने प्रियंका टिबड़ीवाल को हल्के में लेते हुए कह डाला कि ममता बनर्जी से लड़ने के लिए टिबड़ीवाल एक युवा लड़की है, लेकिन हकीकत यह है कि उसी युवा लड़की से ममता बनर्जी के पसीने छूट रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद और बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उपचुनाव क्षेत्रों में से प्रत्येक में अर्धसैनिक बलों की 40-40 कंपनीज को तैनात किया जाए। चूंकि सीएम खुद चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए वह लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। सीएम अपने लोगों को तीनों उपचुनाव क्षेत्रों में तैनात कर रही हैं ताकि वोट बढ़ाया जा सके। इसलिए हम केंद्रीय बल की तैनाती और अन्य मांगों को लेकर जल्द चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। टीएमसी ने इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि ममता बनर्जी नंदीग्राम में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से लगभग 2000 मतों के अंतर से चुनाव हार गईं। ममता बनर्जी ने सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भवानीपुर की अपनी पारंपरिक सीट छोड़ दी थी। उनकी जगह टीएमसी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभनदेव चटर्जी को मैदान में उतारा था, जो चुनाव जीते भी थे।
चटर्जी ने बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उपचुनाव लड़ने के लिए रास्ता बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया। भवानीपुर उपचुनाव टीएमसी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी को अपना मुख्यमंत्री पद बनाए रखने के लिए 6 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए निर्वाचित होना जरूरी है। बंगाल की 3 सीटों के लिए 30 सितंबर को उपचुनाव हो रहा है। इसमें भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने उनके मुकाबले प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। प्रियंका ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रियंका ने चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर तंज कसा था। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने राज्य में हो रहे अन्याय के खिलाफ लोगों की सुरक्षा के लिए देवी काली से प्रार्थना की है और ये इलाका भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कन्हैया कुमार को अब बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार के लिए राहुल गांधी जेएनयू भी जा चुके हैं। जेएनयू में हुए देश विरोधी तमाशे में सियासत का तड़का तब खूब लगा था, लेकिन लोकसभा चुनाव होते ही सब कुछ खत्म हो गया और गिरिराज सिंह के हाथों बुरी तरह से चुनाव हारकर कन्हैया कुमार सीपीआई के दफ्तर में बैठ गए। यहाँ न तो उन्हें कोई सुर्खियां मिल रही हैं, न कैमरा, इसलिए अब वे कांग्रेस में जाने का जुगाड़ करने लगे हैं। कन्हैया लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अब उनकी जल्द ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों की माने तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कन्हैया कुमार और राहुल गांधी के बीच जल्द ही बैठक हो सकती है और दोनों की मुलाकात के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर कन्हैया कांग्रेस में शामिल होते हैं तो विपक्ष की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तब कन्हैया की प्रोफाइल लो थी, लेकिन अगर वे कांग्रेस का दामन थामते हैं तो उनकी राजनीतिक पारी की नई शुरुआत होगी। सूत्रों के अनुसार कन्हैया को कांग्रेस में शामिल करने के लिए इस समय पार्टी के अंदर शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। फिलहाल अभी ये तय नहीं हो सका है कि वह पार्टी में कब और किस तरह से शामिल किए जा सकते हैं। पार्टी इस समय नेतृत्व संकट का सामना कर रही है। कन्हैया एक जाना पहचाना चेहरा हैं और युवाओं के बीच में उनकी पकड़ अच्छी है। बिहार विधानसभा के दौरान भी कन्हैया को कांग्रेस में शामिल करने की बातचीत हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें पार्टी में शामिल करने का कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब एक बार फिर से कन्हैया को कांग्रेस में लाने की कवायद पार्टी के अंदर शुरू हो गई है। कांग्रेस कन्हैया के दम पर युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकती है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई हैं। एक तरफ बंगाल हिंसा की भयावह तस्वीर है तो दूसरी तरफ कोयला घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का जाल, जो अब ममता बनर्जी के लिए जंजाल बन गया है। इस बीच 3 विधानसभा सीटों भवानीपुर, शमशेरगंज और गंजीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। इनमें से भवानीपुर सीट पर सभी की नजरें हैं क्योंकि यहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में मुंहकी खाने वाली ममता बनर्जी के लिए सीएम का पद बचाए रखने के लिए उपचुनाव में जीत जरूरी है, लेकिन बीजेपी की बड़ी और कड़ी मोर्चाबंदी है और ममता बनर्जी के सामने सिर्फ प्रियंका टिब्रेवाल ही नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी भी हैं। नंदीग्राम में ममता को पटखनी कभी उनके बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने ही दी थी। विधानसभा चुनावों से पहले शुभेंदु बीजेपी में आए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि नंदीग्राम से पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी जीत की वे गारंटी लेंगे। जब उन्हें ही मैदान में उतार दिया गया तो उन्होंने खुली घोषणा की थी कि अगर वो नंदीग्राम हारे तो राजनीति छोड़ देंगे। शुभेंदु अधिकारी से न चाहते हुए भी ममता बनर्जी को सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि शुभेंदु इस वक्त पूरे एक्शन में हैं और ममता बनर्जी को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं। ममता बनर्जी को हारी हुई विधायक बताते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनसे लड़ने के लिए किसी केंद्रीय नेता की जरूरत नहीं, इसके लिए शुभेंदु अधिकारी खुद ही काफी हैं और इसे वे नंदीग्राम में साबित कर चुके हैं। भवानीपुर में ममता के मुकाबले बीजेपी ने तेज तर्रार वकील प्रियंका टिब्रेवाल पर दांव लगाया है। विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनावों में हार चुकी प्रियंका को उम्मीदवार बनाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शुभेंदु ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर उनकी तरफ से लड़ी गई लड़ाई की सराहना की। कहा कि वे अदालत के भीतर और बाहर दोनों जगह पर लड़ी जिससे लोग अपने घर लौट सके।
उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में प्रियंका की हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ममता खुद हारी हुई उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। नतीजों में तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होते ही विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी से जुड़े लोगों और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया था। लूट, हत्या, बलात्कार के कई मामले सामने आए थे। पीड़ितों की आवाज उठाने में प्रियंका टिब्रेवाल ने जिस तरह भूमिका निभाई, माना जा रहा है कि उसकी वजह से ही बीजेपी नेतृत्व ने उपचुनावों में उन पर भरोसा जताया है। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शुभेंदु ने कहा कि तालिबान इंतजार कर रहा था कि अमेरिका में ट्रंप की हार हो और अफगानिस्तान से अमेरिका सेना भागे। इसी तरह भारत में जिहादी मोदी की हार का इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा लोग जानते हैं कि मोदी का समर्थन करने से देश को मजबूती मिलेगी। कुछ एक बीजेपी विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और कुछ समय बाद उनके क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राशनखोर अब्बाजान का जिक्र क्या किया, दिल्ली से कोलकाता तक हंगामा मच गया। योगी का तीर निशाने पर इतना सटीक लगा कि अखिलेश तो क्या, सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक बेचैन हो उठी। कपिल सिब्बल ने तो बाकायदे ट्वीट कर अपना विरोध दर्ज कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब्बाजान वाली टिप्पणी कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि हमारी सरकार चाहती है कि एक समावेशी अफगानिस्तान। अपनी अब्बाजान टिप्पणी के साथ योगी जी क्या चाहते हैं? एक समावेशी यूपी या फूट डालो और राज करो। मुख्यमंत्री असल में योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार गरीबों का राशन खा जाती है, उन्हें मरने देती है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव की मुसलमानों के प्रति कथित पसंद का जिक्र करते हुए कहा कि वह अब्बाजान को बुलाने वाले एक समुदाय को फायदा पहुंचाते थे। 2017 से पहले गरीबों को राशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब राज्य पर शासन करने वाले और सहयोगी माफिया गरीबों के राशन को पचाते थे। अब्बाजान कहने वाले राशन को पचाते थे और लोग भूख से मरते थे और उनका राशन नेपाल और बांग्लादेश तक पहुंचता था। आज गरीबों का राशन कोई नहीं निगल सकता, निगल लिया तो जेल जरूर जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ पर सभी पार्टियां काफी एक्टिव हो चुकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने 403 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 39 से 67% वोट शेयर हासिल किया। समाजवादी पार्टी को 47 सीटें और बसपा ने 19 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव के बिसात पर इतने सारे मोहरे एक साथ चल दिए कि अखिलेश से लेकर ओवैसी और मायावती से लेकर प्रियंका वाड्रा तक सबके समीकरण बिगड़ गए। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलीगढ़ में रैली कर पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। जाट समुदाय से आने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को सामने लाकर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ नजरें जाट वोट बैंक पर है, जिनका प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल ने यह जताने की भी कोशिश की है कि कांग्रेस की सरकारों ने देश की ऐसी महान विभूतियों को भुला दिया और अब उन गलतियों को सुधारा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन से जाटों समेत पूरे ओबीसी समुदाय और मुसलमानों को भी साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने जाट राजा की बात करते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी जिक्र कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई शुभ काम होता है तो हमें अपने बड़े जरूर याद आते हैं। मैं आज इस धरती के महान सपूत स्वर्गीय कल्याण सिंह की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुई होते। उनकी आत्मा जहां भी होती हमें आशीर्वाद देती होगी। कल्याण सिंह अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में ही रहने वाले थे। किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में बीजेपी मुसलमान और जाट समीकरण को हल्के में नहीं लेना चाहती। जाट राजा के नाम पर विश्वविद्यालय लाकर बीजेपी 102 सीटों को साधना चाहती है, जहां यूपी विधानसभा चुनाव में जाट वोटों का प्रभाव कम है। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी की लोकप्रियता में कुछ कमी देखी जा रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी ने 102 सीटें जीती थी। इस आंकड़े को बीजेपी कमजोर नहीं होने देना चाहेगी। यहाँ पर लगभग 17% वोट जाटों का है।
किसान आंदोलन से बीजेपी का यह वोट बैंक पूरी तरह प्रभावित हुआ है। जब चर्चा जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की हो रही थी तो पीएम मोदी ने बीजेपी के कद्दावर नेता और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अचानक ही याद नहीं किया। दरअसल कल्याण सिंह बीजेपी के लिए हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे। कुछ महीने बाद यूपी के चुनावी समर को जीतने के लिए बीजेपी को ओबीसी वोटों को भी साधने की जरूरत है। कल्याण सिंह बीजेपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बताए जाते हैं जो ओबीसी समाज से थे। कल्याण सिंह लोधी समुदाय से आते थे, जिनकी आबादी सेंट्रल यूपी से पश्चिम यूपी तक फैली हुई है। पिछड़ों की आबादी में यादवों और कुर्मी के बाद तीसरे नंबर पर इसी समाज की संख्या बताई जाती है। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी यूं ही ओबीसी वोट बैंक को प्रमुखता नहीं दे रही है। ऐसे समय में जब किसान आंदोलन चल रहा है, डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई को विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। कोरोना महामारी से निपटने में पूरा संसाधन झोंक दिया गया है। पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ सभी समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में जब भी उन्होंने बोलना शुरू किया तो कई पार्टियों की धुकधुकी बढ़ा गए। मोदी ने बताया कि अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे, क्योंकि अलीगढ़ का ताला लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि कल तो जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों और दुकानों की रक्षा करता था, वह 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। यहाँ ऐसे आयुध बनेंगे, सीएम मोदी भी पूरे फॉर्म में दिखे। अलीगढ़ में मंच से उनका संबोधन इस बात की तस्दीक कर रहा था कि वह चुनावी मोड में आ चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। किसान, शिक्षा और विकास की बातें करते हुए उन्होंने आक्रामक अंदाज में अपना भाषण दिया। आगाज ऐसा है तो आगे चुनावी संग्राम दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भवानीपुर में अपने जीवन की सबसे मुश्किल चुनावी लड़ाई में फंसी ममता बनर्जी के सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। ममता बनर्जी पर चुनावी हल्फनामे में जानकारी छुपाने का बड़ा आरोप लगा है। अगर ये आरोप सही पाए गए तो ममता बनर्जी का नामांकन रद्द हो सकता है और ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी से हटना तय है। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल की मुख्य चुनावी एजेंट सजल घोष ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के खिलाफ पुलिस शिकायत के 5 मामले हैं जिनका खुलासा ममता बनर्जी ने नहीं किया है। बीजेपी की ओर से जिन 5 मामलों का जिक्र किया गया है वे सभी मामले असम में दर्ज किए गए हैं। इसी तरह का एक मामला अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव से पहले भी दर्ज कराया गया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों का खंडन किया है। टीएमसी ने कहा है कि ममता बनर्जी को अपने खिलाफ दर्ज मामलों का खुलासा करने की आवश्यकता तब है जब वास्तव में उनका नाम चार्जशीट में दर्ज हो। ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी है, तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी रह सकती हैं। इसी साल अप्रैल-मई में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को 2000 से भी कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। पेशे से वकील टिब्रेवाल कलकत्ता उच्च न्यायालय में टीएमसी सरकार के खिलाफ चुनाव बाद हिंसा को लेकर दायर मामलों की याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। बीजेपी ने मिलन घोष और सुजीत दास के नाम की घोषणा क्रमशः शमशेरगंज और जंगीपुर सीट से उम्मीदवारों के तौर पर की है। मतगणना 3 अक्टूबर को होगी और उसी दिन नतीजों का ऐलान भी होगा। टिब्रेवाल 2014 में पार्टी में शामिल हुई थी। उन्होंने पहली बार 2015 में चुनावी सियासत में कदम रखा था जब वह कोलकाता नगर निगम का चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 2021 का विधानसभा चुनाव एंटाली सीट से लड़ा था, जहां उन्हें टीएमसी उम्मीदवार से 58,000 से ज्यादा मतों के अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री फरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी और बनर्जी रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगी। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से बनर्जी की हार के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री और भवानीपुर सीट से चुनाव जीतने वाले शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया ताकि इस सीट से बनर्जी के लिए चुनाव लड़कर राज्य विधानसभा की सदस्य बनने का रास्ता साफ हो। चट्टोपाध्याय ने इस सीट पर 28,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।